practitioners. What an apt day. Today is the death anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam, and who believed that researcher and then that lot of research for the India can take us to the knowledge economy. And this is a program being designed with that objective in our mind. And Chamber, being that apex body in the South Gujarat region, doing this program makes a lot of sense, because that the word is for working practitioners. And to do that honors related to the welcome address, I request my friend, philosopher, and guide, who is a dynamic, dedicated, and uh, devoted Mr. Mrunal Shukla, to do the welcome address. You to unmute yourself, Mrunal bhai. Just please unmute yourself. Proceed. Thank you very much, Sanjay Punjabi जी. जैसे कि आपने कहा, ये द सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये प्राउड प्रिविलेज है कि लॉकडाउन के तुरंत बाद ये सीरीज ऑफ वेबिनार्स हमने किए हैं. आज ये सीरीज में ये 93rd वेबिनार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. अपनी जो इमेज चैम्बर ने बनाई है वो हिसाब से ये काफी वाइब्रेंट चैम्बर कहा जाता है, जिसके 9000 प्लस 9,500 से ज्यादा मेंबर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि उमरगाम से शुरू करके भरूच तक हमारे साउथ गुजरात के सारे ट्रेड इंडस्ट्री से रिलेटेड मेंबर्स रहे हैं. और चैम्बर के बारे में ये कहा जाता है कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो या जो हमारे नेशनल और स्टेट लेवल के जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनका हमारे साथ रहा है, नाता रहा है. और साउथ गुजरात के जो भी समस्याएं हैं वो नेशनल और स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करना चैम्बर को पिछले 80 सालों से बाखूबी ये काम कर सकते हैं. और वही बात है जो हमारे चैम्बर को आगे रखती है. जैसे कि आज 93rd वेबिनार है, तो ये चैम्बर के लिए हर एक साल में 250 से ज्यादा प्रोग्राम्स करना, हम समझ सकते हैं कि 365 दिन में से 250 के जितने प्रोग्राम्स होता है वो चैम्बर की इमेज है. साल में करीबन 8 से ज्यादा एग्जीबिशंस होते हैं. 1,16,000 स्क्वायर फीट पिलरलेस एयर कंडीशन डॉम ये चैम्बर की पहचान है. सरसाना में जो हमारा डॉम है वो हमारी पहचान है. और हमारे साथ जुड़े हुए जो दक्षिण गुजरात के जो लोग हैं, उनकी बातों को वाचा देना ये चैम्बर की गरिमा है, ये चैम्बर की पहचान है. आज का जो वेबिनार है वो वेबिनार हमारे लिए खास इसलिए है, हमारे ऊपर आज के जो वेबिनार के हमारे स्पीकर्स हैं, उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा पेचीदा सब्जेक्ट भी है. और ये बातों को समझने के लिए हमारे लर्नर स्पीकर्स जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनके बारे में सुबह से मेरा कांटेक्ट हो रहा है. और ये कहा जाता है, खास करके राजेश जी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे, क्योंकि आप सूरत में रहे हैं, तो आपके स्टूडेंट्स भी आपको इतना आज भी याद करते हैं, प्रेम करते हैं. सुबह में मैं नाम देके बात करूंगा कि हमारे नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स के Anil Jetwan, he is a very dynamic member of the chamber, and he is also very resourceful and he is always on toes to contribute something positive. तो उनका आज फोन आया था और उन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट के ऊपर जो राजेश जी हैं वो एकदम परफेक्ट स्पीकर हैं, क्योंकि उनकी बातों में लाइव बातें होती है, ह्यूमर काफी होता है. तो ये सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया डील कर सकते हैं. तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, एक्सप्लोरिंग डॉक्टरल लेवल फेलो प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रैक्टिशनर्स. आज के हमारे दोनों वक्ता प्रोफेसर राजेश चंदवानी जी, फैकल्टी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, द सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं. डॉक्टर निधि वशिष्ठ, डायरेक्टर एकेडमी ऑफ एचआरडी अहमदाबाद, आपका भी मैडम हम चैम्बर की तरफ से तहे दिल से स्वागत करते हैं. और डॉक्टर नीरव मंदिर के बारे में तो जितना कहे उतना कम है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि सूरत जो डायमंड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बना हुआ सूरत जो है, ये प्राइम इंडस्ट्री है. इसमें अगर टॉर्च बेरर ये दोनों में से अगर कोई रहा है तो डायमंड इंडस्ट्री रही है, खास करके एचआर के बारे में.
और नीरव जी का इसमें काफी बड़ा योगदान रहा है। उनकी उम्र और उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत सालों से, क्योंकि वो यंग है, लेकिन वो काफी, मैं उनको 20 साल से जानता हूँ और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया रहा है। और आने वाले समय में हम चैम्बर के इतिहास में पहली बार हम ये 8 दशक में पहली बार हम इंटरनेशनल इवेंट करने जा रहे हैं, HRM समिट करने जा रहे हैं। इनमें भी आपका काफी, आपकी लीडरशिप, आपका प्रोएक्टिव जो नेचर है उसका काफी प्रभाव रहा है। वो HRM समिट के बारे में मैं चाहता हूं कि वो नीरव जी ही हमसे बात करेंगे। लेकिन नीरव जी, आज आप हमारे साथ हैं, आप मॉडरेटर हैं, आप CHCO SR के श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट के आप CHCO हैं। तो मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए, जैसे नीरव भाई ने शुरू में कहा था कि वे वापी से शुरू करके भरूच तक के पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये समझता हूं कि आज के वेबिनार में वापी से भरूच तक के हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, इनमें आज के दोनों स्पीकर्स, आज के तीनों स्पीकर्स का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी बहुत बड़ी जो फैन फॉलोइंग है, उसी के कारण ये साउथ गुजरात आज पूरा कंप्लीट हो रहा है। मैं आप सब पार्टिसिपेंट को भी आज के ये वेबिनार में वेलकम करता हूं और मेरी बात को मैं यहाँ पे विराम देता हूं। थैंक यू। We have that many people joined with us today on Zoom session, as well as that this session is live on the YouTube, and many people are also watching on YouTube also. So moving further on the webinar, that Surat has been changing, and being the apex body of the Surat in trade and industry, what we have seen that Lakshmi Adhipati से सरस्वती अधिपति की तरफ जो नॉलेज इकोनॉमी में जो प्रयाण हो रहा है, उसमें चैम्बर एक सहभागी होकर then it becomes a witness, and it also pushes that knowledge economy into a different part. You cannot say that it is not visible very substantially on the surface part, but probably that many of the research work and many of the knowledge economy related work is being done in Surat, and that is why the Oxford study has indicated that till 2035, Surat will be the fastest growing city for the Asia. To take it further, the webinar, I request moderator Dr. Nirav Mandir, who is experienced and full of wisdom, having explored that new vistas and horizons for the relevant various topics related to the trade and industry. And this is one of such topic which Dr. Nirav Mandir is going to help us to unlearn and relearn some of the assignments related to working practitioners. So I request Dr. Nirav Mandir to take this webinar from this point onwards. Over to Nirav. Thank you very much, Sanjay Bhai, for a very kind and generous introduction. Mrunal Bhai, Professor Rajesh, Nidhi Madam, it's always been a pleasure to get associated with any kind of intervention when it comes to the H&R, the human resources. When we are talking about the doctor level program and the role of doctor level program and its importance in the, especially the working professionals, I must tell you that it's not that in recent time it has been reflecting upon the importance of research and this kind of a fellow programs in the corporates or in the kind of among the working professional. But even if we consider, like if we go through the Vedas also, so in Vedas also the importance of research and knowledge is being very widely reflected upon. And I deeply remember one of the shloka which says the Rute Gnanat na mukti hi gnanvihin sarvamaten mukti na bhajati janmasaten, which simply says that without having or without attaining the knowledge, it's really difficult to get the moksha. So the importance of knowledge, the importance of learning, and Sanjay Bhai has pointed out that today is the death anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam, and how we can proceed further without naming him. And one of the famous quote what been given by Dr. Kalam is like, don't ever love your job, just love your work, because you never know when your job stops loving you. And it has been a prevailing situation as of now when we are passing through a very extraordinary time, especially due to this COVID crisis. And it's like the many unfortunate things are happening around the world, but within those fine, this too shall pass. And how we can
leverage the existing crisis into the opportunity and how we may proceed further. So just without taking further ado, just to set the context for today, what we are supposed to discuss is regarding how the research and how the importance of, like, when we are doing any research, when you are doing or studying anything, the most and foremost thing which is really insightful is like why we are doing this. So the tendency of doing anything has to be very rich. Whatever we are doing, one should be asking a question, why we are doing this. And if we are being able to get the answer of that why, then whatever we are doing, no matter how much difficult that task would be, but it becomes easy in a way. And apart from the tendency, we also be talking about how we are building the learning curve. When Mr. Sanjay Punjabi quoted about learn, unlearn, and relearn, I remembered the quote of Alvin Toffler that in 21st century, it doesn't matter what you are like, whether you are literate or illiterate, but if you will be able to do learning, unlearning, and relearning process fruitful, then you'd be able to survive in this tough world. So on that note, I would like to, Mrunal Bhai has already introduced our two learned speakers, because both of the speakers are having their own legacy in the field of academia. But to start with, I'm heartily welcoming Dr. Nidhi Vashisht. Dr. Nidhi is the PhD in the training and development. She's also the gold medalist in the HRM area. And she is holding a directorship at the Academy of Human Resource Development. Prior to this assignment, she was into the academia. She was associated with Jaipuria Institute of Management as an associate professor. And she was also there with the IRM Jodhpur. And she's into the training and development and the learning and organization development role into the many verticals. And as part of this portfolio, she has also done the consulting and training and development exercise for the big giants of India like Reliance Group, Maruti Suzuki, Indian Railways, all the top bank, and including the government of India. So I'm heartily welcoming you, Nidhi Madam, for this auspicious occasion. And apart from Dr. Nidhi, I would also like to introduce Professor Rajesh Chandwani, who is there with us. And Rajesh Chandwani, sir, needs no introduction, has been reflected by Mrunal Bhai, as he was residing in Surat a couple of years. And now he's based out at Bharuch, and he's the faculty at the IIM Ahmedabad and in the field of human resources. But let me tell what many of the person might not be knowing, that Professor Rajesh Chandwani is a medical doctor. He has done his MD Pediatrics with gold medal, and then he worked there in the remote and the rural parts of India to serve the people in the public health. And to his passions toward the HR and to do something really innovative in the field of HR, he then joined IIM Bangalore and completed his fellowship over there and joined IIM Ahmedabad as the faculty. So for those who are really thinking that, because nowadays we are living in a dilemma that whatever we have studied, we are only supposed to do that respective occupation in our life. But Professor Rajesh Chandwani is a live example where if you are having a passion to do something really innovative, something really diversified, then he is the right guy to talk with how one can attain the same. So without the further ado, I'll request Dr. Nidhi first to share her views on this topic and how it is important in the current era. Over to you, Dr. Nidhi. Thank you, Dr. Nirav, and a very warm evening to each one of you, the panelists as well as the attendees. एंड मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मृणाल जी का, संजय जी का, राजेश चांदवानी साहब का, नीरव जी का, संजय गांजीवाला जी का, जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया और AHRD और एक अपॉर्चुनिटी हमें दी कि हम आगे बात कर पाए कि व्हाट इज the integration between research and a practitioner's life, and whether there is actually an integration or not.
So I thank each one of you again. And before I start with what the theme of the panel or the discussion is today, I would like to briefly introduce about Academy. Academy of HRD is an institution which many of you would already know, but for the benefit of all, it's an institution which is 30 years old and was set up by the pioneers of management and research integrators themselves. It was set up by Professor Uday Parikh, late Uday Parikh, who has been an epitome of how research can be of great use for an academic as well as a practitioner. Professor T.V. Rao, Professor D.M. Pestinji, and 7 more philosophers and experts in their own field who set up this institution. And from the last 30 years, this institution is working for enhancement of professionalism in the field of HR and OD. So, थोड़ा concentrated way में HR और OD पे focus रहता है, but in general, in the last 30 years, we have more than 42 people who have cleared their fellow program with us. And these 42 people are right now stalwarts in their own field. So we have a proud alumni with us who has achieved great amount of success in their own respective field. And probably somewhere the fellow or the research bent that they picked up early in their career has helped it. So it's an academic fraternity which helps HR and OD professionals to get more research insights and scientific insights about how work can be done. So I think it's a great opportunity to speak to all of you. I visited Surat almost 12 years back while I was in Reliance, and it feels that I am again in Surat. So thanks to COVID that no, you can fly places, and these webinars have actually cut short the distances. So, and it also has definitely started the learning curve, I think, in a more scientific manner, because when we shut down all our doors and we sit down in front of this virtual desk, we are more focused for learning and we are more focused for listening to each other rather than what we would do in a normal seminar when we go through a traffic jam and we go through a lot of complications. So I think beautiful learning taking place for me personally in the last 2-3 months. And I'm sure it's going even more further. And I'm sure Dr. Nirav and we all are partnering in one more such kind of a virtual HR conference. So I think kudos to the learning which COVID has given. So blessing in disguise that way. Now coming to the theme, I would say I did my PhD under Dr. Rajeshwari Narendran, and I did it in 2009. I started in 2005. So it was like a long period. And while I was a practitioner, I could never do it. But then I took some pause and I finished my PhD work. Now, when I talk to you all, I would like to share 1 minute of my own version of it. I really did not know what PhD can do for me or what research can actually do for me. But I would like to share with you that once the PhD was over and the entire process of doing the questionnaire and getting it filled with trainers and trainees was over, what I realized when I sat down with my doctoral work is that this is the way in which a manager is differentiated from a worker. So when we say that we are the white collar or the collared people, and we have to design decisions and we have to take strategies. So the difference between what a worker and a manager would do is to use the science behind managing things. So when we use the science behind managing things, how can we not touch upon research as a tool? So I would say management, when we pick up the first book of management, it is generally debated, is management an art or a science? And that's how the BBAs and MBAs are taught. But now when we gain some experience, and I assume most of us who are sitting here at least have 5 years or 10 years of experience, we realize that any decision that we have to make sitting on the chair, we generally ask people to go and collect data. If I'm sure, Dr. Nirav, when you do your employee engagements or you have to do some compensation change management, all these trends, you require data, right? And you say, go and check it out, whether people are happy or they're not happy, or are people satisfied or not satisfied. So
we are using workers to go and find out that data for us. Or if you say of mythology or the darbars that Dr. Nirav just mentioned, these kings were also using their spokesperson to go out in the midnight and we just saw the Ramayana in COVID times, and Ram sent somebody in the night to go and check it out, or what is the perception for me. So he hid his own identity and he went out in the jungle, the Praja, and ventured out and figured out that how people think of me. Am I perceived as a good leader or not? So in a way, research has always been a part of our lives, and it even is right now. I can see 35 people here as participants, and I'm sure each one of you has already done a lot of research in your professional fields, right? But then why to go ahead and do a program for it, specifically when we have already achieved good amount of years of experience, maybe 1 decade or 2 decades? Then I would like to take a pause and say that even till now, we feel that yes, these scientific research methods which are provided to a manager, the 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 way in which the exposure comes to a working practitioner when he enrolls into such kind of a program is the most important takeaway. Like you would say that when we read basic management principles, at that point also you will find these Taylor principles, and they will say that research management is scientific. You have to go with the science. So how do you learn that science? Science cannot be learned by gut feel. Science cannot be learned by rule of thumb. So we are saying that no rule of thumb to be required. We need to have a scientific way of coming to a conclusion, of coming to a decision, of having a partnership with our workers and co-workers, and making strategy based on facts and figures. Typically now you would find a lot of business analytics already flowing around the corporate world. And what analytics is based completely on the research acumen of a manager. So you would find from a very basic understanding to scientific validation of this, research is a parallel track to your management. And if we do not integrate, if the manager does not inculcate this acumen, this competence of bridging the gap between the management and the research, then probably to some extent he's incompetent. I'm sure managers who know how to do it informally, they all become successful. But if there is a formal science which can tell you of how you can proceed further and gain understanding about it, I'm sure it will help you even better. So what we do in HRD, coming back to giving you a small glimpse, is that we offer a program which has modules ranging from understanding of organizational development to human resource development to the psychometric tools that we have. There's a strong publication that AHRD has contributed to the academia. Professor late Uday Parikh Sahab had launched a lot of tools and instruments, which today also many academia are able to use it. So one book or one manual has served so much of research acumen for a manager. So in this way, there's a lot of academic exposure that we give to a practitioner, and post which he is linked up with one of the guides from the IIMs and the IIT fraternities. So we have a panel, and they start doing their coursework and the scholarly work under that guide. So it takes a period of about 3 years by which a person has already done his coursework, and he can also get into the survey, and he can also get into the research methodology setting with his guide. So in this particular span, the good things that our fellow students share with us is that there is an immense exposure that comes to them in the terms of the experts that they get an opportunity to listen to, and also at the same time the peer fraternity that helps one-on-one, because you would find one of our fellow who is going to be a CEO of an organization already, the other is an entrepreneur, other is a chief manager HR. So you would find that there's a small academic fraternity that helps them. So this doctoral level program in a way is giving them a great pedestal of higher education where they can widen their horizons, know what are the scientific ways of doing this thing. Like I'll tell you a very small example. One of our fellow who is enrolled in just last, I think August, not even 1 year fully right now, some days to go,
has now learned that probably one skill that we would say a negotiation skill, right? So we, as a trainer or a consultant or a manager, know, okay, theek hai, sales hai or management hai, decision making hai, so we all need negotiation skill. But now he's got excited. He's making a tool out of it, how negotiation skill can be tested if I am acquiring or I am selecting a particular candidate, or if I am developing a particular trainer. So you would find that we come with a lot of understanding. The fellows come with a lot of understanding on a practical business way, but the scientific aptitude is what we can aim for while we do doctoral level programs. So in this way, we keep on doing certain activities which help them to expand their horizons. And in reality, the management and science integration is what we do in the research fellow program. So you'd find that largely the science element of the management is what comes in here. You would find that the founders who have set up this organization has also contributed a number of tools. You will find that, okay, what is organizational climate? So we have some kind of tools and metrics that you can go and apply there. So in a way that you are learning multiple ways in which how from one level to the next level you can inculcate these basic science metrics and also expand your horizons. The one more way, lastly, that I would like to give as an input is that there are many people who come and they would have probably led their organization, they have set up an organization, and they did a lot of what came to their mind, gut feel kind of activity. But now is a time when they want to sit back and see how in the last 10 years or 20 years, my organization has shaped up. So you'd find these fellows coming and presenting this organizational development as a form of a case study. So that is also one way in which the fellow students get an opportunity to integrate their practical exposure into a scientific framework. Yeah. So this is a little brief about what we do in AHRD or what a fellow program is. I think I would like to give it back to Dr. Nirav. Yeah, thank you very much, Dr. Nidhi, for walking us through the noble work what AHRD is doing it since many years. And I, at the outset, also welcoming Professor T.V. Rao, who is attending this session. And thank you very much for your time, sir, that you are sparing your precious time with us, and one of the founding stone of HR in India, sir. So I heartily welcome on behalf of SGCCI and HRD both, sir. Thank you very much. Thanks for coming. When Dr. Nidhi was briefing about the research part, I was like back mine, I just lost in my old days of during my MPhil, PhD and the postdoctoral part. So I was going through the research and as a part of just coming up to present the respondent, then a very interesting data came up that in India, if you're talking about the history in the British Raj, the first PhD was awarded in 1904 in the British Raj. And till 1904 to 1920, there was only 12 PhD holders in India. And starting the journey from 1920 till 2090, if you go to the web, there are more than 30,000 PhD holders are there in India. So my next question, and like I would like to get the views of Professor Rajesh. So is it becoming like to have a prefix of doctor in front of name, or it is actually that the young generation, the working practitioners are more keen to get the best out of the research and can build the learning curve? So my request to you, Professor Rajesh, if you can put more light into that how and why it is becoming a kind of a culture in the current time. Over to you, Professor Rajesh. You have to unmute yourself, sir. Sorry. Thank you, Nirav bhai, and thanks to Sanjay ji, Sanjay Gajiwala ji, Sanjay Punjabi ji, and Mrunal ji for inviting us and allowing us to go to Surat virtually. It is one of the best cities, I say, to settle down. हम लोग नहीं कर पाए वो, that's a different thing because my wife's job is transferable. But after Baroda, I think the best city in
in Gujarat is Surat. So there was always a debate between people from Baroda and Ahmedabad, which city is better. That I have a bias because I got educated in Baroda. वो best है, उससे कोई अच्छा हो नहीं सकता. But बड़ौदा के बाद अगर कोई आता है तो वो सूरत है. और I think जो भी मैंने टाइम स्पेंड किया सूरत में वो इतना अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा था. सिटी इन जनरल वाज वेरी गुड, द क्लाइमेट वाज वेरी गुड, द पीपल वेर वेरी गुड. एंड वी यूज्ड टू जोक कि आप सूरत की भाषा पे मत जाइए, उनके दिल पे जाइए. सूरतियों की भाषा पे मत जाइए, उनके दिल पे जाइए. मीन्स वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और नरम दिल होते हैं. भाषा कुछ भी होगी वो सब जानते हैं. बट आई थिंक दैट इज व्हाट मेक सूरत वेरी इंटरेस्टिंग. सो हम लोग एक किसी से ऐसे मैंने पूछा कि सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद में क्या डिफरेंस है. तो उन्होंने मुझे बताया कि अहमदाबाद के लोग हैं ना बहुत रूड होते हैं. तो बोले कि अगर कार की टक्कर हो जाए, आप रास्ते पे जा रहे हैं और सब रोड्स तो क्राउडेड हैं, चाहे अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत ले लो, वो कार की टक्कर हो जाए तो अहमदाबाद में वो बहुत गाली गलौज करेगा और थोड़ा मारपीट भी हो सकती है ना, वो अगर झगड़ा हुआ तो, विच विल यूजुअली हैपन. बड़ौदा में कल्चर बहुत ज्यादा है, तो वो मन मन में गाली देगा लेकिन बाहर नहीं बोलेगा, है ना. और सूरत में इट्स ए वेरी डिफरेंट थिंग. वो बाहर से गाली देगा लेकिन अंदर से वो ज्यादा कुछ करेगा नहीं. वो बोलेगा जावा दे, क्योंकि हमको सबको अपने अपने बिजनेस करने हैं, जावा दो, एक और टक्कर सही. तो मुझे लगा कि वो सच में है, जो अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत का जो डिफरेंस है, ये स्टोरी में सच में निकल के आता है कि बहुत ही ज्यादा आप अगर भाषा को ना देखें, दिल के बहुत अच्छे लोग हैं. सो ग्रेट टू बी बैक टू सूरत, एटलीस्ट वर्चुअली. थैंक यू SGCCI फॉर दैट. सो आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया था वो है रिसर्च, और जो फोकस था वो था AHRD में वी प्रमोट रिसर्च थ्रू द फेलो प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स. तो प्रोग्राम के बारे में तो निधि जी ने काफ़ी सारा डिटेल में बताया है, और भी कुछ डाउट्स हैं तो हम लास्ट में क्लियर करेंगे. बट रिसर्च का इम्पोर्टेंस क्या है इन द जर्नी ऑफ एनी प्रैक्टिशनर, स्पेशली HR के लिए आज की डेट में. सो अगर हम देखें तो HR चेंज हुआ है क्या. सो मैं बहुत कंजर्वेटिव बंदा हूं, मैं बोलता हूँ नहीं, ज्यादा कुछ चेंज वेंज होता नहीं है. नॉर्मली पीपल डोंट चेंज सो फास्ट. सो और HR के फील्ड में क्या चेंज हो गया. मीन्स हम पहले भी बिजनेस चलाने के लिए कोशिश करते थे, आज भी बिजनेस चलाने के लिए कोशिश ही करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हमने बहुत डायरेक्शन चेंज किया है. कभी हम एम्प्लॉयज की ओर होते हैं, कभी हम मैनेजमेंट की ओर होते हैं. बेसिकली हमारा काम है बैलेंस रखना बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, सो दैट द वर्क गोज ऑन और कंपनी प्रॉफिट करती रहे. ये बेसिक वर्क है HR का, विच हैज नॉट चेंज्ड ब्रॉडली, और वो कभी चेंज होगा भी नहीं जब तक हम फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, जहां पे हमें प्रोड्यूस करना है गुड्स. तो लेकिन मीजो लेवल पे बहुत चेंजेस हुए हैं. तो अब वो चेंजेस का क्या सिग्निफिकेंस होता है और वो क्यों रिसर्च उसमें हेल्प करता है, वो बात हम करेंगे, है ना. तो आज की डेट में भी HR कंपनी में जॉब करते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो डायरेक्शन लार्जली सेम है. बट जो मीजो लेवल है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत चेंज हुआ है, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, और आज की डेट में आप कोविड ले लीजिए, बहुत सारे चेंजेस है. तो हम उन सब चीजों पे बात करेंगे. तो रिसर्च क्या होता है, सबसे पहले हम उस पे बात करते हैं कि रिसर्च होता क्या है. रिसर्च में री आता है, तो री है और सर्च है. सर्च माने खोज, है ना. तो अगर कोई बोले कि रिसर्च से हम कुछ आविष्कार करने वाले हैं, नए से कुछ कोविड की दवाई बनाने वाले, वो वाला रिसर्च HR वाले नहीं करते. HR वाले मैनेजमेंट रिसर्च करते हैं. तो उसमें री होता है और सर्च ज्यादा होता है. तो री और सर्च का जब कॉम्बिनेशन होता है, उसका मतलब क्या कि दुनिया में ऑलरेडी कुछ है, उसी को आप जाके दोबारा सर्च करो. तो जरूरत क्या है दोबारा सर्च करने की, मुझे आता है ना, आई नो, आई हैव रेड HR, मैंने MBA किया HR में. MBA का शॉर्ट फॉर्म, MBA का फुल फॉर्म होता है मने बद्दू आवड़े छे, है ना. तो मुझे सब कुछ आता है. हम जब MBA करते हैं तो ऐसे ही फीलिंग आती है कि मने बद्दू आवड़े छे, उसके बाद दोबारा क्यों पढ़ूं मैं. री
सर्च क्यों करूं, एमबीए के टाइम पे सर्च कर लिया बहुत है, उसके बाद रिसर्च करने की जरूरत क्या है? तो वो तब होता है जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपकी जो पुरानी थ्योरीज है वो काम नहीं करती, या देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। थ्योरी कोई भी नई नहीं है, पुरानी थ्योरी लेंगे बट थ्योरी चेंज करके। अब चश्मा बदलने से कुछ बदलता है क्या? चश्मा बदलने से नजारा बदल जाता है ना। तो वो कौन सा चश्मा पहनूं, ग्रीन कलर का कि रेड कलर का? और उस नजारे में, उस नजारे को ठीक से समझने के लिए, दो एनवायरनमेंट को ठीक से समझने के लिए कौन सा चश्मा जरूरी है, वो जानना, वो होता है रिसर्च। तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। तो जब श्री कृष्ण और अर्जुन, वो वॉर के एक दिन पहले, कुरुक्षेत्र की जो महाभारत की युद्ध थी, उसके दिन सुबह सुबह वो जब जमा हुए, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, और मैं देखना चाहता हूं कौन है वो जो मेरे से युद्ध करने आया है, कौन है जो मेरे से युद्ध करने आया है। ये बोलने में वो थोड़ा सा श्री कृष्ण को लगा कि थोड़ा घमंडी हो गया ये, क्योंकि अर्जुन ने बहुत, उनके श्रेष्ठ गुरु थे, है ना, जो द्रोणाचार्य, जो दुनिया में सबसे अच्छे गुरु थे, वो पॉसिबल राजगुरु उनके थे, तो वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली। सो बेस्ट आईआईएम में उन्होंने पढ़ाई करी, ऐसा समझ लीजिए, है ना। उसके बाद उनको राज्य नहीं मिला, तो वो सीईओ तुरंत नहीं बन गए, वो गए जंगल में, यानी फील्ड में काम किया। सो आप समझ लो कि बेस्ट आईआईएम से एमबीए मार्केटिंग की डिग्री मिली, तो बहुत अच्छा नॉलेज आ गया। उसके बाद हम फील्ड में भी गए और वहां पे वो एक्सपेरिमेंट भी किया, तो खुद सीखा भी। तो आप समझ लो कि उसको कितना गर्व है कि मेरे को थ्योरी परफेक्ट आती है, मैंने पूरा सीखा है, और मैंने फील्ड में 13 साल काम किया है। तो आप समझ लो कि ये वो वाला बंदा है जिसने आईआईटी आईआईएम से पढ़ाई कर रही है और उसके बाद मार्केटिंग में 13-15 साल काम किया। वो बंदा बोलता है कि अब मेरे सामने कौन टिकेगा, मैं देखता हूँ, है ना। सो श्री कृष्ण को लगा कि ये, इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं बीच में, और वो बीच में लेके गए। कहाँ लेके गए? वो बीच में नहीं लेके गए, सामने कौन था? सामने दुर्योधन के सामने लेके जाते तो वो, उसका गुस्सा और बढ़ जाता कि देखो ये, इसने मेरी बीवी के साथ ऐसा किया था, ये किया था, वो किया था, तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता और इसका घमंड और बढ़ जाता। तो वो कहाँ लेके गए रथ को? वो रथ को लेके गए भीष्म के सामने और द्रोण के सामने, तो गुरु और दादाजी के सामने लेके गए। अब भाई साहब की हालत खराब, क्योंकि वो थ्योरी काम नहीं आ रही। वो थ्योरी अब काम ही नहीं आएगी जो आपने इतना सारा पढ़ा और इतना सारा प्रैक्टिस किया। दैट इज नॉट वर्किंग बिकॉज द सिचुएशन हैज चेंज्ड। तो सिचुएशन अगर दुर्योधन के सामने लेके जाते तो सेम रहती, सामने दुश्मन है, दुश्मन को मारना है। बट यहां पे सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि सिचुएशन में सामने दुर्योधन नहीं, ऑपोजिशन नहीं है, यहां मेरे अपने हैं, इनके साथ कैसे युद्ध करना है। दैट रिक्वायर्स डिफरेंट थ्योरी, दैट रिक्वायर्स रिसर्च, क्योंकि एनवायरनमेंट हैज चेंज्ड सडनली। अब हम इधर आते हैं अपने मार्केटिंग वाले बंदे के पास। अब मार्केटिंग वाले बंदे ने मार्केटिंग पढ़ाई करी और उसके बाद फील्ड में काम किया 13 साल। आज की डेट में वो बोलता है मेरे सामने कौन टिकता है? उनके सामने अगर एनवायरनमेंट सेम है तो वो चलेगा, लेकिन एनवायरनमेंट बदल चुका है, क्योंकि लोग आजकल डिजिटल हो गए। तो डिजिटल मीडिया में मार्केटिंग करना सेम नहीं होता। एचआर वाले जब डिसीजन लेते थे पुराने जमाने में, तो हम बात करके क्वालिटेटिव बेसिस पे डिसीजन ले लेते थे। आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है, आपको बोलेगा डेटा एनालिसिस क्या बोलता है। तो एचआर वालों को डेटा एनालिसिस भी सीखना पड़ेगा, डेटा एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, पूरा नहीं सीखना पड़ेगा क्योंकि हम किसी और की कुर्सी नहीं लेते, लेकिन डेटा साइंटिस्ट को आगे चलने के लिए, रास्ता बताने के लिए एचआर वालों को एटलीस्ट रास्ता तो पता होना चाहिए। तो वो एचआर वालों को एचआर एनालिटिक्स सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, सामने दुर्योधन नहीं है, सामने कोई और दुश्मन है। इसके लिए हमें सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी, कुछ नए तरीके से सोचना पड़ेगा।
अर्जुन के पास था थियोरिटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज, बट डिफिकल्टी कब आई? जब सिचुएशन नहीं आई और उसको पता नहीं था कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है। यहाँ पे मैं कौन सी थ्योरी अप्लाई करूं? मैं पोता हूं वो वाली थ्योरी, यानी मेरी फैमिली वाली थ्योरी अप्लाई करूं कि फैमिली बिजनेस है, या मैं दुश्मन वाली थ्योरी अप्लाई करूं जिसमें ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। ओके, सो वो कंफ्यूज हो गया। अब उस टाइम पे किसी ने उसको, गुरु ने समझाया कि कौन सी थ्योरी उस टाइम पे बेस्ट है ना, कौन सा लेंस लेना चाहिए। आज की डेट में आप भाई दुश्मन वाला लेंस लेंगे, लड़ाई करने के लिए आपका जो राष्ट्र धर्म है वो वाला लेंस लेंगे, कि आप भाई और भतीजा और दादा पोता वो वाली लेंस लेंगे? उस टाइम पे कौन सा लेंस ज्यादा सूटेबल है? लेंस यानी चश्मा, वो कौन सा चश्मा आपको पहन के देखना चाहिए नजारा, ताकि आप उस एनवायरनमेंट में ठीक से एक्ट कर सके। सो दैट इज व्हाट थ्योरी सेज। जो लेंस है, जो चश्मा है, वो थ्योरी है, और वो आपको नजारे को देखने में हेल्प करेगी। और जब चश्मा बदलता है, लेंस बदलता है, तो नजारा बिल्कुल चेंज हो जाता है। पर्सपेक्टिव की बात है, जहां जहां से आप देखेंगे, आप व्यू पॉइंट चेंज करते हैं तो व्यू चेंज हो जाता है। मैं इसके ऊपर फिर से आऊंगा, ठीक है। तो ये थी थ्योरी की इंपॉर्टेंस। जब चेंज होता है, सडन चेंज होता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज, जैसे आज की डेट में कोविड का चेंज, हमारे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो गया है। अभी मैंने बहुत सारे एमएसएमई से बीच में मेरे कुछ रिसर्च के लिए मैं बात कर रहा था, तो वो यही बता रहे थे कि जैसे सूरत में माइग्रेंट लेबर बहुत है, तो उनको माइग्रेंट लेबर्स को कैसे बचा के रखना या संभाल के रखना या उनको कैसे बांध के रखना, ये एक मेजर कंसर्न था। लेकिन मैंने आगरा में जो फुटवेयर इंडस्ट्री है वहां पे बात करी थी, तो वहां पे माइग्रेंट लेबर है नहीं, लोकल लेबर है, लेकिन लोकल लेबर के भी इश्यूज उन्होंने फेस किए। कहीं पे मिक्स होगा, है ना। तो इसमें एक मेजर इशू क्या आई थी, जो मुझे कहीं और महाराष्ट्र के एक इंडस्ट्री हाउस से पता चली थी, कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में एक गैप सा आ गया है। पहले हम दोनों बहुत आपस में अच्छे से बातें करते थे, लेकिन आज की डेट में वो डरते हैं एम्प्लॉइज कि अगर नहीं गया, जॉब नहीं किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, अगर जॉब में गया तो मेरी जान चली जाएगी, कोविड हो जाएगा। तो वो कैसे मैनेज करूं फियर, ये नया सिचुएशन है, इसमें हमको नया सोचना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, फिर से सर्च करके अपने तरीकों को देखना पड़ेगा। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। इट कम्स अप वेरी इंपॉर्टेंटली whenever there is मेजर चेंज। लेकिन नॉर्मल लाइफ में आजकल मेजर चेंज बहुत बार हो रहे हैं, इसीलिए हमें आजकल अपने आप को रिसर्च के साथ जोड़ के रखना चाहिए, ताकि हम जो भी चेंज हो उससे निपटने में सफल हो, उसमें हमको क्या डिसीजन लेना है वो हमें अच्छे से पता चले। सो अब अगर हम रिसर्च करते हैं, जैसे हम AHRD या कहीं पे भी और रिसर्च जर्नी में जुड़ते हैं एज ए प्रैक्टिशनर, तो हमें क्या मिलेगा, है ना। क्योंकि हम लोग सब इंसान हैं, सेल्फिश होते हैं सब अपने जिंदगी में, तो सब यही चाहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। तो नेक्स्ट 2-3 मिनट में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक रिसर्च की जर्नी में इंक्लूडिंग AHRD आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्यों आपको करना चाहिए। तो सबसे मेजर पहली पॉइंट है इस रिफ्लेक्शन। ये सब R से आएंगे, तो इसलिए आपको याद करने में बहुत इजी रहेगा। तो सबसे पहला R है रिफ्लेक्शन। तो एक और स्टोरी है, एक ग्रीक राजा थे सिसिफस। सिसिफस को, वो बहुत ही क्रूर राजा था तो बड़ा शक्तिशाली लेकिन बहुत क्रूर था। तो उसको भगवान ने श्राप दिया था कि आप, ये एक पत्थर है, ये आप ऊपर लेके जाइए पहाड़ तक, सुबह से स्टार्ट कीजिए और शाम को पहाड़ के ऊपर पहुंचेंगे, बाद में वो पत्थर फिर से नीचे आ जाएगा, उसके बाद फिर से आपको ऊपर लेके जाना है। ऐसा कब तक करेंगे? ऐसा जब तक दुनिया रहेगी तब तक आप करते रहेंगे, ओके, इटरनली। तो हमें लगता है कि ये सिसिफस के साथ होता है, ये नॉर्मल आम आदमी, आम जिंदगी में आपके मेरे साथ थोड़ी ये होता है, मैं थोड़ी पत्थर लेके जाता हूँ। बट आप अगर अपनी जिंदगी को एक प्रैक्टिशनर अगर बहुत ही दूर से देखे, साक्षी बन के देखे, तो लगेगा कि एक्चुअली वो भी यही करते हैं।
सुबह जाएंगे, एम्प्लॉयज का ये करना है, एम्प्लॉयज का वो करना है, कुछ ये काम करना है, कुछ मार्केटिंग का काम करना है, ये शाम तक वो काम पत्थर ऊपर पहुंचाया, वापस आए, अगले दिन फिर से वही पत्थर लेके ऊपर जाना है। कभी कभी पत्थर चेंज हो जाते हैं, कभी कभी पहाड़ चेंज हो जाता है, बट काम वही रहता है, पत्थर को ऊपर लेके जाना और अगले दिन से फिर वही काम दोबारा ऊपर। बट हम ये देखते हैं कि तो हमारा ग्रोथ कहाँ से आया? क्या हम भी वही सिसिफस हैं जिसका कोई ग्रोथ नहीं है? वो जिंदगी भर, यानी जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो पत्थर ही घसीटता रहेगा। और एक्चुअली मेनी ऑफ द प्रैक्टिशनर्स, हम भी यही करते हैं, ट्रेडमिल में है, वो चलती रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी, उतरने का टाइम हम नहीं लेते हैं अपने आप, है ना। और रिसर्च क्या इंप्लाई करता है? रिसर्च आपको रिफ्लेक्शन का मौका देगा कि आज मैं पत्थर नहीं उठाऊंगा, आज मैं सोचता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं। क्या ये पत्थर इसी तरीके से उठाते रहना चाहिए? क्या मैं पत्थर को किसी और तरीके से उठा सकता हूं? क्या मैं कोई नई मशीन लगा सकता हूं? ये रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिलेगा जब आप रिसर्च करते हैं। नहीं तो वो ट्रेडमिल इतनी फास्ट चलती है कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे नीरव भाई ने सबसे पहले यही बताया कि हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमको सबको पता है, लेकिन क्यों कर रहे हैं, और क्या, जब क्यों कर रहे हैं तब ये सोचेंगे कि इसमें से क्या नहीं करने से चलेगा, या इसमें से कौन सी चीज हम अलग तरीके से कर सकते हैं। वो सब रिफ्लेक्शन से काम आता है। और जब तक हम पत्थर ढोते रहेंगे हमारे पास रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं आएगा। रिसर्च आपको रिफ्लेक्शन का टाइम देता है ताकि आप सिसिफस की तरह पत्थर ना उठाएं हर रोज। कभी कभी बीच में साइड में हटके ट्रेडमिल से नीचे उतर के सोचें कि हम ये क्यों कर रहे हैं और कैसे अच्छे से कर सकते हैं, इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो ये पहला आर था रिफ्लेक्शन, जो रिसर्च आपको देता है। दूसरा आर है रीओरिएंटेशन। जब भी हम अपना नजरिया बदलते हैं तो हमें कुछ नई चीज दिखाई देती है। मैंने आपको पहले ही बताया था। एक और एग्जांपल है, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो भीम और अर्जुन दोनों में विवाद हो गया कि कौन ज्यादा अच्छा, कौन, किसकी वजह से हम महाभारत जीते। अर्जुन ने बोला मैंने इसको मारा, मैंने भीष्म को मारा, मैंने इसको मारा, कर्ण को मारा, इसकी वजह से मैं ग्रेट हूं और मेरी वजह से तुम जीते। और भीम ने बोला नहीं, 100 कौरवों को तो मैंने मारा, तुमने तो एक भी कौरव को मारा नहीं इन जनरल, है ना। जिसको मारा वो अपना ही भाई था, तो मेरी वजह से तुम जीते हो, नॉट बिकॉज ऑफ यू। दोनों में ऐसे आर्ग्यूमेंट होता है। तो कृष्ण से पूछते हैं, वही उनका जो गुरु था। बट कृष्ण से कि आज की डेट में मैं तुमको बता नहीं सकता क्योंकि मैं खुद भी यही था, तो मैं कैसे बताऊं। तो हमको किसी साक्षी से पूछना पड़ेगा जिसने हम सबको दूर से देखा। तो वो एक पहाड़ पे जाते हैं जहां पे उन्होंने बर्बरीक करके एक आदमी था जिसका सिर रखा होता, जो पूरे महाभारत को देख रहा था। तो उससे पूछा भीम और अर्जुन ने कि बताओ कौन ज्यादा अच्छा वॉरियर है, भीम है कि अर्जुन। तो उन्होंने दोनों में से कोई नहीं, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, ना भीम दिखा ना अर्जुन। मुझे तो ऐसा लगा कि कोई राजा थे जो अपनी जमीनों के लिए लड़ रहे थे, बेवकूफ टाइप, और सारा धरती लाल हो रही थी खून से, है ना। और जो भी किया कृष्ण ने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो वो होता है एक अलग नजरिया। जब नजरिया चेंज होता है तो नजारा चेंज हो जाता है। अब रीओरिएंटेशन अगर हम करेंगे, जैसे हम एचआर, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को नए तरीके से देखेंगे कोविड के जमाने में, तो हमें कुछ नया करने का सूझेगा। अगर हम वही एंगल से देखते रहेंगे तो हमें कुछ नया दिखेगा नहीं। जब पर्सपेक्टिव चेंज होता है देखने का, वो रिसर्च से आता है। तो रिसर्च आपको क्या करेगा, एक नया एंगल देगा, और जब आप नए एंगल से देखेंगे तो वो नई चीज दिखाएगा, और नई चीज दिखाएगा वो हम नए ढंग से उसको हैंडल कर सकेंगे, वो अपने प्रॉब्लम्स को। तो वो होता है रीओरिएंटेशन। जो तीसरा है वो AHRD आपको जो देता है वो है रोड मैप, या कोई भी स्ट्रक्चर्ड चीज आपको रोड मैप देती है। अब आप कहेंगे कि रिसर्च तो हम करते ही हैं। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आई तो नीरव भाई के पास इतनी सारी बुक्स हैं, वो बुक खोल के पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। रिसर्च थोड़ा और डीप में जाना होता है। ये सब आप भी कर सकते हैं, रिसर्च हम घर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन AHRD या कोई भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जैसे AHRD में वो आपको क्या देता है, वो आपको देता है रोड मैप, है ना। हनुमान आप सभी हैं, आप सब में बहुत पोटेंशियल है। आप चाहे तो लंका जला सकते हैं, आप चाहे तो चाइना भी जला सकते हैं, लेकिन जलाते नहीं है, जाते नहीं है ना। क्योंकि आपको जामवंत जब तक बताएगा नहीं ना कि आप ये करो, आप ये करो, ऐसे करो, तब तक आप
आपको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं होगा, या फिर आप अपनी शक्ति को इधर उधर वेस्ट करते रहेंगे, सूरज खा लिया और ये खा लिया और वो खा लिया, है ना। बट जब तक आपको डायरेक्शन मिलेगा, रोड मैप जो गुरु देता है वो होता है रोड मैप जो आपको उस रास्ते पर चलने में आपको हेल्प करता है। तो वो आप सब बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को राइट चैनल करना वो आपको हेल्प करेंगे। AHRD में जैसे हमारे पास 30 to 40 गाइड्स हैं जो वर्ल्ड में रिनाउंड है, इंक्लूडिंग प्रोफेसर टीवी राव जो अभी हमारे साथ सेमिनार में भी जुड़े। ऐसे हमारे पास डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे आपको गाइड करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर एक को गाइड करने के लिए अलग जाना चाहिए। अर्जुन को गाइड करने का प्रॉब्लम था तो कृष्ण ने किया, हनुमान को कृष्ण ने गाइड नहीं किया, हनुमान के लिए हमने जामवन भेजा था। फिर जब अर्जुन और भीम का संवाद हुआ तो कृष्ण ने सॉल्व नहीं की मिस्ट्री, हम किसी और गाइड के पास भेजे थे, बर्बरीक के पास भेजे थे। तो डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है, हम थ्योरी चेंज करते हैं, हम गाइड चेंज करते हैं। और वही नीरव भाई की एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी, वो एक उन्होंने गुजराती कहावत बताई थी, आंगड़ी चिंदियानो पुण्य, है ना नीरव भाई। वो है कि हम लोग को AHRD को बड़ा पुण्य मिलता है उससे कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपको जो जर्नी करनी है, उसके लिए हम आपको गाइड की तरफ भेज देते हैं। बाकी जर्नी आपको करनी है, जर्नी गाइड ने करवानी है, वो आप जाने और आपका गाइड जाने। बट स्ट्रक्चर प्रोग्राम हम प्रोवाइड करते हैं और वर्ल्ड के बेस्ट गाइड्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज द रोड मैप। द फोर्थ पार्ट इज रिजुविनेशन। जब भी हम स्कूल में जाते हैं, जैसे नीरव भाई से पूछना, आप जब भी वो IIM आते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, तो वो एक नई सी फीलिंग आती है। नीरव भाई के यूथ का राज जो आप कह रहे थे वो यही है कि वो बार बार बीच बीच में IIM आते रहते हैं। तो जब हम स्टूडेंट्स के साथ जुड़ते हैं, वो एक यूथ होता है, क्योंकि एक जो सीखने वाला दिमाग रहता है वो हमेशा यंग रहता है, तो वो आपको रिजुविनेशन का मौका देता है। और आपके साथ जैसे हम अभी जो प्लान कर रहे हैं, वो जो PhD बैच होगा उसमें हमने काफी सारे चेंजेस किए, ब्लेंडेड लर्निंग, ग्रुप वर्क और बहुत सारे चेंजेस अभी हाइपोथेटिकली करेंगे जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जिसमें आप आपस में बहुत सारा कुछ सीखेंगे, एक स्टूडेंट वाली फीलिंग आएगी, है वो हम इंश्योर करेंगे। तो रिसर्च ब्रिंग्स रिजुविनेशन, जहाँ पे आप फिर से यंग बनते हैं, फिर से आप चीजों को नए तरीके से देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो वो होता है। और लास्ट आता है रिजुविनेशन का एक और पहलू होता है, वो है कि आप जब सीखते हैं ना, तो दुनिया, अब दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, उनके अलग अलग गुरु थे, अलग अलग जनों से अलग अलग सीखा। ऐसे ही आप हर एक चीज जो सीखेंगे वो जरूरी नहीं कि गाइड सिखाए, वो आपको आपके जो मित्र हैं वो भी सिखा सकते हैं, आपके सीनियर सिखा सकते हैं। वहां जाएंगे तो आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मौका मिलेगा। और जैसे ही आप वो स्टूडेंट वाली मेंटालिटी में आते हैं, आप ये देखेंगे कि आप बहुत हम्बल हो गए हैं। एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जब PhD आप प्रोसेस में रहते हैं, तो उसके बाद आपको लगता है कि और भी मुझे बहुत कुछ है जानने का। और जो MBA वाला जो फीलिंग आती है, मने बद्दू आवड़े छे, वो थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसके बाद आप बहुत ही ज्यादा क्यूरियस बन जाते हैं। लोगों को बिल्कुल फेस वैल्यू पे नहीं लेंगे कि ये सॉल्यूशन है, उसको हम सोचते हैं और गहरे अध्ययन के बाद वो सॉल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मैंने जब सूरत में दक्षाबेन है जो जिनका ऑर्गेनाइजेशन है GSNP+, उनके साथ काम किया था, जिसमें नीरव भाई का ऑर्गेनाइजेशन भी था। हम लोग जब काम करने गए थे तो हमको ऐसा था कि HIV पेशेंट्स में सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम क्या होगी, एडेरेंस की। तो दवाई लेना टाइम पे लेना है और कंटिन्यू करना है, ये सब मेजर प्रॉब्लम होगी, ये सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम फील्ड में गए एज ए स्टूडेंट, तब हमको पता चलता है ये तो उनकी प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी हम गलत क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने वाले थे, क्वेश्चन तो सही पूछो। अब सबसे पहला बात यही होता है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछना है। तो वो दक्षाबेन ने हमें बताया कि भाई आप क्वेश्चन पेपर गलत पढ़ रहे हो, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कुछ और, आप मेरे लिए कुछ और प्रॉब्लम है, मेरे कुछ वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। जिसमें था कि HIV पीपल को आपस में, वो दवाई तो हम ले लेंगे, लेकिन हमारा सोशल इशू है कि हम आपस में शादी करना चाहते हैं, तो वो हमें मैरिज हमारे लिए मार्केट नहीं है जैसे नॉर्मल मार्केट होता है, तो आप हमारे लिए उस सेंस में कुछ करो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, दवाई का
हमको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीजें हम वहां जाके, और तब मुझे स्ट्राइक किया, उससे पहले मुझे स्ट्राइक ही नहीं किया कि ये भी एक इशू हो सकता है। और मैं हमेशा मेडिकल के एंगल से देखता था कि HIV को प्रॉब्लम क्या हो सकती है, दवाई नहीं लिया ये प्रॉब्लम, दवाई नहीं मिला वो प्रॉब्लम, हर एक चीज को मेडिकल एंगल से देखता था। वहां गया तो मुझे पता चला कि मेडिकल एंगल से देखने की जरूरत इतनी नहीं है जितनी इस प्रॉब्लम को सोशल एंगल से देखने की जरूरत है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको नया नजरिया मिलता है, रिजुविनेशन होता है। और एज ए स्टूडेंट आपको बहुत यंग सी, यूथ सी फीलिंग आती है, आपका दिल और दिमाग दोनों जवान रहते हैं। और द लास्ट आर, तो हमने कौन कौन से आर बात कर लिए? रिफ्लेक्शन, रीओरिएंटेशन, रोड मैप आपको दे दिया, और रिजुविनेशन। और लास्ट आर है रिस्पाइट। और आज की भागती दौड़ती जिंदगी में आपको जो ब्रेक चाहिए वो आपका रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। ये दिस गोज बैक टू अवर फर्स्ट आर विच इज रिफ्लेक्शन, जहां पे आप ट्रेडमिल से उतर के, सिसिफस अपना पत्थर छोड़ के, एक दिन का ब्रेक लेके ये सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी का और क्यों कर रहा हूं अपनी जिंदगी का। दैट इज व्हाट इज रिस्पाइट, है ना? कि हम अपने ट्रेडमिल में तो दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको उस एक वो चाहिए, रिस्पाइट चाहिए, उस दौड़ती जिंदगी से एक ब्रेक चाहिए। वो ब्रेक हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस ब्रेक को ऐसे नहीं कि पार्टी कर रहे हैं, इसका हम सदुपयोग भी करते हैं, जिसको आप वापस जब अपनी जिंदगी में जाएंगे जो वर्क प्लेस में, तो उस और ज्यादा अच्छे से आप वहां काम कर सके। जब सिचुएशन चेंज होती है तो कौन सी थ्योरी लगानी है, और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर से आप ड्रॉ कर सकते हैं अबाउट। तो 5 आर हमने कौन से बात करें? एक तो था रिफ्लेक्शन, दूसरा था रीओरिएंटेशन, तीसरा था रोड मैप, चौथा था रिजुविनेशन, और पांचवा था रिस्पाइट। और रिस्पाइट आपको वापस रिफ्लेक्शन पे ले जाएगा। आई थिंक मैं अपने बातों को यहीं विराम देता हूं और क्वेश्चन थैंक आंसर। यू वेरी मच प्रोफेसर राजेश। काफी आसान तरीके से आपने जो अलग पर्सपेक्टिव से होके हुए कि हम अलग पर्सपेक्टिव से अगर बात करते हैं तो कैसे चीजों को डिफरेंटली देखा जा सकता है, वो रामायण महाभारत 5 आर की आपने बात की और काफी आसान तरीके से आपने वो डिलिब्रेट किया। सर, बिफोर आई ओपन द फ्लोर फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि वी आर इवन रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, एक जो बेसिक सवाल आता है वर्किंग प्रैक्टिशनर्स में, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, कि पीएचडी या इस जो रिसर्च लेवल, जो डॉक्टर लेवल रिसर्च की बात होती है, वो मेरे लिए नहीं है, या आई वोंट बी एबल टू डू इट व्हाइल हैविंग माय जॉब, व्हाइल हैविंग वर्किंग विद सम कंपनी। तो एक डिलेमा रहता है वर्किंग प्रोफेशनल के, वो कैसे दोनों चीजें एक साथ टैकल कर पाऊंगा। तो उसमें अगर आप थोड़े अपने इनपुट्स दे तो इट विल बी रियली वर्थ फॉर लिसनिंग। सो इसका वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशल ये रहता है कि आपके ही प्रॉब्लम्स लेके उसमें हम काम करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि आपको कुछ नई चीज सिखाएंगे, जो आपने सीखा है, जो आप काम करते हैं, वहीं से आपकी ही प्रॉब्लम्स, आपके ही दुनिया से लेके आएंगे क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को फिर हम थ्योरी के साथ लिंक करते हैं। तो एक्चुअली जब स्टार्टिंग पॉइंट आपका फेमिलियर होगा ना, तो आप आगे अच्छे से जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारा फैसिलिटेशन होता है इन टर्म्स ऑफ जो फैकल्टी आपको दी जाती है, उनका भी बहुत सारा फील्ड एक्सपीरियंस होता है। होपफुली वो मैच भी करता है, वी ट्राई टू मैच एज मच एज पॉसिबल। और जो गाइड और स्टूडेंट, ये दोनों मिलके वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो स्टूडेंट एक्चुअली लाइफ में फेस कर रहा होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत साइड ट्रैक हो गए और ये कुछ और ही चीज सीख रहा हूँ। पीएचडी का यही तरीका होता है कि वो आपकी फील्ड से ही निकलता है। तो नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है, वो अभी हम उसको ब्लेंडेड भी करने वाले हैं, काफी सारे क्लासेस, और तो वो कोविड की वजह से कंपलसरी हो गया, बट हम उसको पहले से प्लान कर रहे थे कि ब्लेंडेड कर सकते हैं। तो हम ब्लेंडेड करेंगे तो सडनली दुनिया के बहुत सारे टीचर्स आ सकते हैं, दुनिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं। वो पहले हमारे को जो अहमदाबाद में रिस्ट्रिक्टेड चीज होती थी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम ये दोनों फैसिलिटेट करेगा कि फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स आल्सो इट वुड बी ए feasible thing। निधि जी अगर कुछ ऐड करना चाहें उसमें तो कर सकते हैं।
I think sir has already shared. वर्किंग प्रैक्टिशनर्स के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका हम लोगों ने इसमें, हम जो प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं उसमें हम काफी ध्यान देते हैं, बिकॉज इट्स नॉट कि आपको यहाँ पे आके और रिसाइड करना हो। पहले भी हम लोग जो प्रोग्राम करते थे उसमें एक वीक हम रखते थे जिसमें जनरली वीकेंड्स कवर किए जाते थे या पब्लिक हॉलीडेज कवर किए जाते थे, और 6 days का एक क्लास हम लोग अरेंज करते थे, एक वर्कशॉप हम अरेंज करते थे। और अभी जैसे कि सर ने कहा कि कोविड के बाद में अभी आप देखेंगे कि हमारा जो कोर्स है वो सारे चल रहे हैं, सारे ऑनलाइन चल रहे हैं। सो डिजिटाइजेशन पहले भी था, लेकिन उसको यूज करने का जिसे मानस कहना चाहिए वो अब पूरा हो चुका है और वो मजबूरी भी है। तो कोर्स वर्क जो 2 साल का होता है, जो कोई भी संस्था से आप जुड़े हैं, वो आपको यहाँ पे 80% आप कह सकते हैं डिजिटली ट्रांसफॉर्म डिजिटली प्रोवाइड किया जाता है। एवरी फैकल्टी जो यहाँ पे आएगा, IIM के या IITs के जो हम यूज करते हैं, वो आपको एक केस स्टडी मेथड से ही पढ़ाते हैं या हम एक ग्रुप असाइनमेंट से ही पढ़ाते हैं। सो ये कोई थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं होती हैं, इट इज लाइक अ ग्रुप वर्क। और उस ग्रुप वर्क में कहीं ना कोई फेलो अपने आप रिलेट कर लेता है एंड ही बिकम्स अ इनफॉर्मल लीडर, क्योंकि हम कोई केस स्टडी की बात कर रहे हैं तो उसके साथ वो चीज हो चुकी है। तो इट्स अ वेरी इंटीग्रेटेड कोर्स जहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिस का बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। उसके साथ साथ जो एक टिपिकल MBA प्रोग्राम में हम देखते हैं या हम एक PhD प्रोग्राम में भी देखते हैं कि आपको हर असाइनमेंट का जो फोकस है, वो क्रेडिट्स है, वो सब कुछ उसके अंदर हम कहेंगे कि हमने एक माइलस्टोन ध्यान में रखते हुए हमने काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। देयर इज थोड़ा सा इनोवेशन भी है, थोड़ा सा पार्टिसिपेंट सेंट्रिक कोर्स है, दे कैन टेक टाइम एंड सेंड इट बैक टू अस। तो फ्लेक्सिबिलिटी और मेच्योरिटी, बिकॉज हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो 30 साल से कम के अनुभव के लोग जनरली कम होते हैं, तो औसत पे 20 साल का एक्सपीरियंस वाले लोग हमको एनरोल करते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ही मेच्योरिटी से और प्रोफेशनलिज्म से ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें दी जाती है कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा काम हमने दे दिया है, लेकिन हम बहुत ही स्पेसिफिक काम देंगे, बहुत ही क्वालिटी फोकस काम देंगे, but how we would expect you give it back to us so that the credit systems can also be ensured. तो इस प्रोग्राम की जो बेसलाइन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड भी है, साथ ही साथ माइलस्टोन्स भी अचीव करने हैं, और साथ ही साथ जो पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं वो बेंच अपने आप में स्टालवर्ड्स जो आते हैं, तो उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही इंटेलेक्ट डेवलपमेंट का होता है रादर देन कोर्स डिलीवरी का। So I would say that is one of the highlight that you can say कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है, माइलस्टोन्स भी अचीव हो रहे हैं, और एक्सपोजर भी आपको हम कह सकते हैं वर्ल्ड क्लास अचीव हो पाता है। That's all from me. Yeah, thank you very much, Dr. Nidhi, for clarifying the details. I'll open the floor for the question and answer, and I'll read out the questions and ask any of the speaker to ponder upon the thoughts on that. So one question has been asked that what is the difference between fellow and PhD title? How this will be helpful to the future career path? If you can answer, Dr. Nidhi, on that note. फेलो और PhD का जो अंतर है वो है यूनिवर्सिटी जो है वो PhD प्रोवाइड करती है, और हमारी संस्था एक NGO, एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, तो हम लोग जो प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं उसे फेलो कहा जाता है। IIMs भी फेलो प्रोग्राम ही प्रोवाइड करते हैं। अब आई थिंक बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस PhD वर्ड का इस्तेमाल हो, अदरवाइज फेलो और PhD में संस्था जो प्रोवाइड करने वाली है उसका डिफरेंस होता है, कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है। कोर्स और उसको पढ़ाने का तरीका जो है वो सिमिलर होता है, लेकिन अगर हम जैसे AHRD का गणपत यूनिवर्सिटी के साथ में एक एफिलिएशन है, एक पार्टनरशिप है, जिसमें अगर हमारा फेलो स्टूडेंट कहे कि मुझे 40 साल के कॉर्पोरेट करियर के बाद में एक दिन फैकल्टी बनना है, एक एकेडमिक लाइफ में चले जाना है, तो उन्हें PhD करने का भी हम लोग प्रावधान देते हैं, जिसमें वो PhD भी अर्न कर सकते हैं और फेलो भी अर्न कर सकते हैं। तो आपको एक नॉलेज बेस अपना एक्सपेंड करना है, अपना डॉक्टोरल वर्क करना है, तो आप उसको AHRD के फेलो से कर सकते हैं केवल। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी का PhD भी प्राप्त करना है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में ये रेगुलेशंस रहते हैं कि अगर आप पढ़ाएंगे, प्रोफेसर बनना चाहेंगे, तो देन यू नीड अ PhD।
PhD is typically when you need to have the government authority of having the research work. Thank you very much for your insights, Dr. Nidhi. Sanjay bhai, if I may request कि कितना time है हमारे पास so that I can because many questions are coming, so if you can just let me know. You're supposed to unmute yourself. We can take it up another 15 minutes. We can cover all questions. Okay. Thank you, Sanjay bhai. So another question being asked by Mr. Joyce: Can retired engineer join fellowship program? Is it limited to only HR? Because for PhD, any master degree is required, but is it the same requirement for the fellowship or it's different one? If you can just ponder upon your thoughts. No, it is if you are a BE, हम लोग एक associate level का एक pedestal create किए हैं AHRD में. अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं बट आपका years of experience, जैसा कि आप बता रहे हैं, आप रिटायर्ड हैं, तो एक बहुत ही वैल्यूएबल आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए हम आपको पहले एसोसिएट लेवल के ऊपर एनरोल करते हैं. इसमें आप 1 वर्ष तक में जितने भी कोर्स वर्क हैं, जितनी भी जिसे आप कह सकते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड एलिजिबिलिटीज हैं, उसको आप क्लियर कर लेते हैं और डायरेक्टली आप फेलो प्रोग्राम में एंटर करते हैं. तो आपका जो ड्यूरेशन है उसमें मैं कहूँगी 3 वर्ष की जगह 4 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन आप एसोसिएटशिप को इसमें ज्वाइन कर पाएंगे डायरेक्टली. अगर आप यूनिवर्सिटी में PhD करना चाहेंगे तब वहां पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है, बट AHRD फेलो के लिए आपको ये आवश्यकता नहीं होगी अगर आप एसोसिएट प्रोग्राम में एनरोल कर ले. तो वो एक तरीके से लैडर है, आप एसोसिएट प्रोग्राम में आए, उसके बाद में आपने फेलो प्रोग्राम में अपग्रेड कर लिया अपने आप को 1 वर्ष के अध्ययन के बाद. Okay. And I'll combine, there are 2 questions, but I'll combine the 2 questions into one, that it's all about the duration and the fee structure about the AHRD fellowship and PhD. And what about the publication? Because as a part of the fellowship or PhD, one are also supposed to publish the research paper. So the gentleman wants to understand that how it is all about at AHRD. Right. I think मैंने भी क्वेश्चन आंसर्स विंडो खोल दिया है, तो आई थिंक पहला जो मुझे दिख रहा है, दिवाकर जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द ड्यूरेशन. आपको 3 वर्ष से 5 वर्ष लगते हैं, आप अपना पूरा फेलो इसमें कंप्लीट कर सकते हैं. अगर आप PhD भी चाहते हैं तो आप पैरेलली एनरोल करते हैं गणपत के साथ में, यूनिवर्सिटी के साथ में भी, तो दोनों कोर्सेज पैरेलली चलते हैं और आपको फेलो और PhD दोनों ही उपलब्धि इसमें प्राप्त हो जाती है. हम लोग फी स्ट्रक्चर और कोर्स डिजाइन के लिए मैं आपको वेबसाइट एड्रेस दे रही हूँ, आप इस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी टेक्निकलिटीज इसमें मिल जाएंगी. राइट सर. रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिकेशंस फॉर सबमिटिंग द थीसिस जरूर हमारे कोर्स का एक माइलस्टोन है, और इसमें हम लोग आपको हेल्प करते हैं, एनकरेज करते हैं कि आप इंटरनेशनल और नेशनल पब्लिकेशंस करें. जैसा कि आप जानते हैं कॉन्फ्रेंसेस हम लोग करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें आप इंटरनेशनल स्पीकर्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और अकेडमिया से आपका जो इंटरेक्शन है वो शुरू होता है. और इसीलिए हमारे काफ़ी स्कॉलर्स हैं जो लोग इंटरनेशनल पब्लिकेशन अच्छे से इसको कर पाते हैं. तो मिनिमम 2 नेशनल और 1 इंटरनेशनल का हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने फेलो से, लेकिन इसमें कंप्लीट गाइडेंस दी जाती है. तो आई एम श्योर दिस इज पार्ट ऑफ इट व्हिच वी कैन डू. एक क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है, आई थिंक आई हैव आंसर्ड दिवाकर जी. देन व्हाट अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिकेशन? कैन वी कंटिन्यू आवर PhD विद गणपत यूनिवर्सिटी आफ्टर फेलो? नहीं, हम लोग रिकमेंड करते हैं कि गणपत और AHRD दोनों का जर्नी आप एक साथ स्टार्ट करें तो आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उस केस में आप 3 वर्ष में यहाँ पे भी अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे और वहाँ पे भी 3 वर्ष के बाद में आप अपनी थीसिस सबमिट कर सकते हैं. तो आई वुड रिकमेंड, ये इसमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. अगर आप PhD भी चाह रहे हैं और फेलो प्रोग्राम भी चाह रहे हैं, मैं कहूँगी AHRD का फेलो प्रोग्राम जो है वो एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या HR डेवलपमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन का जो साइंटिफिक एक्सपोजर है उसमें बहुत एक्सटेंड तक हेल्प करता है. तो एक जो हायर एजुकेशन कोई कॉर्पोरेट लेना चाहता है तो उससे अवश्य AHRD का ये वाला प्रोग्राम जो है इसमें एनरोल करना चाहिए. और हाँ, PhD विद गणपत यूनिवर्सिटी उसको
एक और पिलर ऐड कर देगी उसके प्रोफाइल को, जिससे कि वो एकेडमिक दुनिया में भी अपना काम आगे बढ़ा सकता है. तो आई वुड रिकमेंड बोथ ऑफ देम शुड स्टार्ट पैरेलली. ऐसा नहीं है कि एक को खत्म करके दूसरा स्टार्ट होगा. एक मैडम अगर आप थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दें, द नेम इज AHRD, सो एकेडमी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो काफी लोगों को शायद ये डिलेमा होगा कि ओनली HR रिलेटेड फेलोशिप या PhD ही हम कर सकते हैं. सो is it so, or like one can do PhD or fellowship in any subject under the management, like the marketing? हम लोग फोकस करते हैं कि हम HR एरियाज को पिक करें, और हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात जब करते हैं तो वो यूनिवर्सल है. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना. बट हाँ, अगर आप बहुत ही बारीकी से फाइनेंस या मार्केटिंग के ऊपर अपना रिसर्च करना चाहते हैं तो आई थिंक हम लोग उसके लिए अभी उतना वेल इक्विप्ड नहीं है. हम लोग हमारी जो फेटर्निटी है वो HROD के एक्सपर्ट्स और उसके रिलेटेड फेलो के लिए ज्यादा उपयुक्त है. जी. But I think any topic related to general management can be explored. So general management इतना broad होता है कि उसमें आप अगर operations निकाल दें और core marketing modeling निकाल दें तो बाकी सारा कुछ include हो जाता है उसमें. So वो है कि general management से related topics पे we have guides who can guide students. Thank you very much, Professor Rajesh and Dr. Nidhi, for the valuable insights कि कैसे एक working practitioners भी अपनी रूटीन लाइफ से, या रूटीन जो प्रोफेसर राजेश ने बताया, ट्रेडमिल से बाहर निकल के, ट्रेडमिल से उतर के अगेन रीइन्वेंटिंग द व्हील मोड के अंदर अपना रिसर्च के प्रति अपना फोकस लेके अपनी लर्निंग कर्व को एक्सपांड कर सकता है. So thank you very much once again. And before handing over this session to Mr. Sanjay Punjabi and Mr. Mrunal Shukla, just like to don't take it as a sales pitch, but it is happening for the first time in the history of South Gujarat Chamber of Commerce, as well as it is happening in the first time in India, where we are coming up with the HRM Summit, with a 5-day virtual summit. AHRD also one of the strategic partner in that summit, and we are going to have a global thought leaders from across the world. Professor T.V. Rao sir is also consented to be part of it as a keynote speaker, and SGCCI के जो भी members हैं उसके लिए we are having a affiliation with this summit, and we are offering a very kind of a discounted price just for the imparting the knowledge to the HR fraternity. So once again, do take part in large numbers and keep on building your learning curve. I'll hand over the session to Mr. Sanjay Punjabi. So over to you, Sanjay bhai. So very well impressed, and I think that a lot of things have been unlearned and relearned. One of the things which we wanted to normally say is that पहले के जमाने में ऋषि मुनि जो होते थे, कोई भी नदी के किनारे बैठकर तप किया करते थे, और एग्जैक्टली अगर आप कभी सूरत में आते हैं तो चैम्बर की ऑफिस आपको तापी नदी के तट पर देखने को मिलेगी. एंड चैम्बर का एक सुवाक्य है जो हम नॉर्मली कहते हैं कि आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः. So we mean that let the noble thoughts from all the directions should arrive at this point, and we are here to disperse that knowledge to our trade and industry members. So I think that as an apex body, we are doing our job perfectly. At the meantime, we also would like to get associated with this program, and if any help is required, being data related to the trade and industries, that we are more than happy to serve you. We will be more than happy to associate it with this kind of a program. If in any case, directly or indirectly, it affects and improves the productivity of trade and industry in this region, so we will be more than happy. And please feel free to get associated with SGCCI, and we look forward to learn many more things from these institutions and stalwarts like Nidhi ji and Rajesh ji. And I request now Sanjay Gajiwala to propose vote of thanks. Thank you, Sanjay bhai. Dr. Nidhi said that research is a parallel track of management. She beautifully explained us the importance of research.
Professor Rajesh made us understand the importance of discovery of right methods for research. For example of Mahabharata. Getting expertised in the respective field has become very important these days, and various fellow and doctoral programs are really picking up. Surat is changing, even the language is changing. South Gujarat being the most vibrant belt of India, economically it is really growing like anything. And in such circumstances, HR has become very important because most of the small micro industries are converting themselves to the big industry. So in today's context, this program of today is very important. No program can be complete without we thanking all those people who are behind the success of that program. So first of all, on behalf of Southern Gujarat Chamber of Commerce, I would like to thank Dr. Nirav Mandir, Chief HR and Communication Officer of Sri Ramakrishna Export, for being the moderator. Nirav, thank you very much. I thank Dr. Professor Rajesh Chandwani, who is a faculty, Human Resource Management, Indian Institute of Management, Ahmedabad, and Dr. Nidhi Vasishtha, Director in Academy of Human Resource Development, Ahmedabad, for sparing their valuable time for this lovely program. I also thank all of you by joining in such a large number in today's meeting, made this program a successful one. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, Rajesh ji. Thank you, Nidhi ji. Thank you so much. Thank you, Mrinal. Thank you so much, Mrinal ji. Thank you, Dr. Nirav, and thank you, Sanjay ji. It was indeed a pleasure to be associated with SGCCI, and we'll be very happy if we can be of any use in any of your academic and management development ventures. Just wanted to know about, as an industry partner, can we join this program, or can we have that some of the research we required for the industry? Yeah, sure. That be a helpful? I mean, can we get associated somewhere? Sure, sir. Our pleasure. We will definitely speak to you and try and see what best can be done. Thank you so much. Yeah, thank you.